इसमें हुआ क्या है, देखो इधर, ओ पीछे स्थिति नंबर 1 थी हमारी ये समपोषी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण के लिए क्या होता है कि फाई जो होता है, फाई मतलब कलांतर जो होता है वो पाई का समगुणज होता है। समगुणज का मतलब क्या होता है कि पाई तो हो गई 0, 2, 4, 6 ऐसे कर समगुणज होता है। अब ये जो फॉर्मूला उठाया है ये कहाँ से उठाया है, फर्स्ट ईयर से है। कलांतर और पथांतर में संबंध निकालते हैं हम कि पथांतर बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर। अब कलांतर की जगह हम इनमें से कोई सी वैल्यू लगाते तो हमने सामान्य मान लगाया इसका 2n पाई, ये होता है। अब 2n पाई जो है ये वाला मान जब लगाया तो 2 से 2 कट गया, इसमें पाई से पाई कट गया, लैम्डा n बचा। चाहे तो हम इसे यहाँ लाइन लिख सकते थे कि अतः पथांतर जो है वो लैम्डा का पूर्ण गुणज होता है, समझिए, पूर्णांक गुणज। अब पूर्णांक गुणज मतलब क्या होता है कि 0 यहाँ से फिर ये वाले मान लिखने पड़ते इसके, ये वाले। और ऐसा ना लिखें हम पूर्णांक गुणज के रूप में तो हमने 2 से ऊपर गुणा और 2 से नीचे भाग कर दी, ये हो गया। तो 2n जो हो गया ना सम संख्या बन गई। अब n का जो भी मान लगाओगे यहाँ सम संख्या आएगी, तो सम संख्या आएगी किसकी, लैम्डा बाई 2 की। तो हम ये बात लिख देंगे अतः पथांतर लैम्डा बाई 2 का समगुणज होता है। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि अगली बार जो है लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज आने वाला है, तो इसलिए दोनों को तुम्हें याद रहेगा कि एक सम होता है एक विषम होता है। वरना इसमें अगर जो हम पूर्ण गुणज जान देते उसमें सम गुणा विषम गुणज जाते तो फिर डाउट होता है, क्योंकि सम का अपोजिट विषम ही होता है। तो इसलिए ऐसा सम बना लिया हमने, लैम्डा बाई 2 का ये सम गुणज है। अभी जो हम ये विनाशी व्यतिकरण निकाल लें ये लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज आने वाला है। तो हम कहेंगे विनाशी व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण में कलांतर व्यतिकरण में कलांतर, देखो उधर कलांतर पाई का विषम गुणज होता है। देखो विषम गुणज होता है। विषम गुणज होने का मतलब हो गया कि अर्थात फाई बराबर जो है ना वो पाई होगा, 3 पाई होगा, 5 पाई होगा, डॉट 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 2n-1 और ये पाई होगा। ये सामान्य फॉर्मूला हो गया। तब पथांतर, तब पथांतर और पथांतर डेल्टा x जो है वो लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर। अब डेल्टा x, अब डेल्टा x बराबर जो होगा वो लैम्डा और 2 पाई और यहाँ हो जाएगा 2n-1 और पाई। अब ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2n-1 और लैम्डा बाई 2, ये 2 बचेगा, लैम्डा के नीचे हमने ऐसे लिख दिया। अब ये जो मान है ना ये विषम संख्या को दर्शाता है। तो हम कहेंगे अतः विनाशी व्यतिकरण में पथांतर लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज होता है। ये आ जाता है। इसके बाद अब यंग का प्रयोग आने वाला आर्टिकल आएगा, थ्योरी आएगी तुम्हारी, पर यहाँ तक क्वेश्चन देने डायरेक्ट ऐसे उतार लेंगे। ये हेडिंग है तुम्हारा, देखो द्विछिद्र, यंग का द्विझिरी, द्विछिद्र या द्विस्लिट
प्रयोग। इसमें लिखेंगे यंग ने एक पर्दे बाई वन में एक छिद्र करके यंग ने एक पर्दे बाई वन में एक छिद्र करके उसके आगे द्विछिद्र का एक दूसरा पर्दा बाई टू द्विछिद्र का एक पर्दा बाई टू लगाया जिसके छिद्र S1 व S2 कैपिटल S बना देना, कैपिटल S1 व S2 जिसके छिद्र कैपिटल S1 व कैपिटल S2 पहले छिद्र S1 से जिसके छिद्र S1 व S2 पहले छिद्र सिर्फ S से समान दूरी पर S1 नहीं खाली S जिसके देखो दूसरे पर्दे की बात करें जिसके छिद्र S1 व S2 पहले छिद्र S से समान दूरी पर हैं जब छिद्र S पर जब छिद्र S पर प्रकाश डाला जाता है तो तीसरे पर्दे बाई थ्री पर एकांतर क्रम में काली तथा चमकीली पट्टियां बनती हैं जिन्हें फ्रिंजे कहते हैं। पट्टियां बनती हैं जिन्हें फ्रिंजे कहते हैं। देखो फ्रिंजे कहते हैं। बस कह दिया, इतना ही था। अब चित्र देख लो जरा, अब जरा ना होश में होकर चित्र देख देना ना, गलत कर दोगे तुम लोग चित्र को। ये है वो प्रकाश स्रोत। देखो इधर, ये है वो प्रकाश स्रोत। अब प्रकाश स्रोत में ये छिद्र था S जिसकी हम बात कर रहे थे, सामने नहीं होना चाहिए, यहाँ लिख देते हैं S। अब इस छिद्र के आगे एक पर्दा और लगा दिया हमने, ये था बाई वन, ये है बाई टू। यहाँ छिद्र हो जाएंगे S1 और ये छिद्र हो जाएंगे S2। अब यहाँ से दूसरे पर्दे तक कुछ दूरी पर एक तीसरा पर्दा लगा होता है, बाई थ्री। अब यहाँ से जब इस पर प्रकाश किरणें पड़ती हैं तो अब तुम कभी देखना, जब प्रकाश पड़ता है ना तो ऐसे नहीं कि सिर्फ सामने पड़ता हो, वो इधर थोड़ा सा इधर को भी मुड़ता है, थोड़ा सा इधर को भी मुड़ता है।
थोड़ा सा मुड़ जाता है छिद्र, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामने को भी पड़ेगा, वो थोड़ा सा इधर को भी चलता है, थोड़ा सा इधर को भी चलता है। तो यहाँ से जब इधर को चलेगा तो किरणें यहाँ भी जाएंगी और यहाँ भी जाएंगी। अब जब यहाँ पड़ेगा प्रकाश तो फिर और मुड़ेगा अपने किनारों से। तो होता क्या है कि ये जो तरंग ऐसे चलती है ना, ये तो इसे हम ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं स्रंग, स्रंग, और इसे कहते हैं गर्त, स्रंग और गर्त। तो आगे जो ये प्रकाश किरणें होती है ना, स्रंग और गर्त के रूप में चलती हैं। ये वाला पोर्शन होता है इसका स्रंग, ये होता है गर्त। अब क्योंकि एक तरंग में ये ऐसा होता है, ऐसे यहाँ दूसरी तरंग बनेगी तो उसमें भी ऐसे ही होगा ये। अब ये तरंग आपस में जाकर काटेंगी, कहीं ना कहीं तो जरूर काटेंगे, जब ये आपस में मिलेंगे तो कहीं ना कहीं काटेंगे, तो उसे कहते हैं अध्यारोपण होना। तो जब ये काटती हैं तो अगर स्रंग स्रंग आपस में काटते हैं या गर्त गर्त आपस में काटते हैं तो चमकीली पट्टियां बनती हैं। और एक स्रंग और एक गर्त अगर आपस में अध्यारोपित होते हैं या काटते हैं तो उस टाइम पर काली पट्टियां बनती हैं। तो जो चमकीली पट्टियां होती हैं उन्हें हम दीप्त फ्रिंज कहते हैं, और जो काली पट्टियां होती हैं उन्हें अदीप्त फ्रिंज कहते हैं। याद रखना, चमकीली पट्टियों को दीप्त फ्रिंज और काली पट्टियां जो बनेंगी उन्हें अदीप्त फ्रिंज कहेंगे। ठीक है, तो परिभाषा हम जो मैं बोल रहा हूँ ना, सेम ऐसी परिभाषा लिखने वाली है कि पहले पर्दे पर प्रकाश डाला जाता है, दूसरे पर्दे पर इससे कला संबद्ध तरंगें उत्पन्न होती हैं। जब इन तरंगों के स्रंग स्रंग या गर्द गर्द आपस में मिलते हैं तो उन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, अधिकतम होती है। और यह संपोषी व्यतिकरण की घटना होती है, ये तुम्हें पता होगा। जब प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है तो संपोषी व्यतिकरण होता है, जिस कारण दीप्त फ्रिंजें बनती हैं पर्दे, तीसरे पर्दे पर। और जब दोनों तरंगों के स्रंग तथा गर्त, यानी कि एक का स्रंग होना चाहिए, एक का गर्त होना चाहिए, जब आपस में अध्यारोपित होते हैं तो तीसरे पर्दे पर काली पट्टियां बनती हैं, जिन्हें अदीप्त फ्रिंज कहते हैं। इस प्रकार प्रकाश की व्यतिकरण की घटना से प्रकाश के तरंग होने की पुष्टि होती है। याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि व्यतिकरण की घटना क्या दर्शाती है। तो याद रखना, व्यतिकरण की घटना दर्शाती है कि प्रकाश जो होता है वो तरंगों के रूप में चलता है, तरंगों के रूप में। अभी इसके बाद आ जाता है व्यतिकरण, सॉरी व्यतिकरण हो गया, इसके बाद आएगा विवर्तन। कोई कहे विवर्तन से क्या प्रदर्शित होता है ना, विवर्तन से प्रदर्शित होता है कि प्रकाश अपने किनारों से मुड़ता हुआ चलता है। इसके बाद पांचवी घटना आएगी प्रकाश की ध्रुवण। ध्रुवण क्या दर्शाता है? ध्रुवण घटना प्रकाश को यह दर्शाती है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। उससे पहले ऐसा माना जाता था कि प्रकाश तरंगें सीधी चलती हैं और ये अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, लेकिन बाद में फिर ये पता चला कि प्रकाश तरंगें सीधी तरंगें नहीं चलती, चलती तो सीधी हैं लेकिन वो ऊपर नीचे गति करते हुए चलती हैं और वो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। क्वेश्चन ये भी एक एग्जाम में रखा है कि ध्रुवण क्या दर्शाता है, ध्रुवण की घटना, प्रकाश की ध्रुवण घटना क्या दर्शाती है। चार ऑप्शन होते हैं, व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन। ठीक है, तो उसमें होता है सॉरी व्यतिकरण, जो प्रकाश की ध्रुवण की घटना क्या दर्शाती है, परावर्तन दे देंगे, अपवर्तन दे देंगे, अनुप्रस्थ दे देंगे, अनुदैर्ध्य दे देंगे, ऐसा करके। तो अनुप्रस्थ होने को दर्शाती है। क्वेश्चन आ जाता है कि व्यतिकरण की घटना क्या दर्शाती है, तो उसमें तरंग दे देंगे, कण दे देंगे, फोटोन दे देंगे, कुछ और ऐसे दे देंगे। तो उसमें लिखना है कि प्रकाश की व्यतिकरण की घटना तरंग को दर्शाती है, तरंग होने को। यंग के प्रयोग के बाद ही पता चला था कि प्रकाश तरंग होता है, वरना उससे पहले तो कण माने जाते थे कि छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है। तो अब देखो इधर चित्र तो अब दिखेगा तुम्हें यहाँ से। तुम्हें करना क्या है कि एक जो है ना, मेरे पास तो कलर मेट पेन है, मैं चाहूँ तो कलर से बना दूँ, लेकिन मैं जानबूझ के बना नहीं रहा हूँ। तुम लोग क्या करोगे कि एक पट्टी तो बनाओगे तुम डार्क डार्क, फिर एक बनाओगे डॉट डॉट वाली, समान दूरी पर बननी चाहिए, फिर एक डार्क। देखो ये हमारी जैसे थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, तुम्हारे पास तो लाइन होंगी, उस हिसाब से तुम बनाओगे ये ऐसे। फिर उसके बाद डार्क। ये पता क्या हो रहा है, ये सरंग है, ये गर्त है, सरंग गर्त, क्योंकि तरंग जो होती है वो सरंग गर्त के रूप में चलती हैं। ऐसे ही इसके बाद ये आ जाएगा, अरे देखते तो रहोगे, ये वहाँ तक जाएंगे। नहीं कोई जरूरत नहीं। अब बस इधर देखो, इधर, अरे रुक जाओ मैं बता रहा हूँ। अब उसके बाद में क्या है, अब इस तरह इसकी बात करो, यहाँ से भी चलेंगे ये ऐसे, फिर ये डॉटेड,
अब तुम्हें लेनी है वो रेखाएं जहां पर एक सी तरंग काटती हैं। एक सी तरंग होने का मतलब क्या है, देखो इधर ध्यान से देखना, देख लो एक मिनट ना, अभी खत्म थोड़ी ना हो गया। अब देखो जैसे तुम्हें एक भाग लेते हैं हम, कोई सा भी ले लें, देखो चलो तुम्हें यहाँ से दिखाई देगा। देखो ये जैसे ये है गर्त गर्त, ये सरंग आपस में काट रही है, ये सरंग आपस में काट रही है, ये सरंग आपस में काट रही है, ये काट रही है आपस में, और ऐसे करके ये भी आपस में सरंग, ये गर्त गर्त होती है जैसे सरंग, ऐसे ये भी आपस में काट रही हैं। और जी ऐसे करते करते जब हम एक रेखा मिलाते हुए जाएंगे ना ऐसे करके ऐसे, तो ये पता है रेखा, ये जो रेखा गई थोड़ी सी हमारी यहाँ से मिलते हुए जाएगी। अब ये जो रेखा गई है ना वो सरंग या गर्त गर्त की मिलते हुई गई है, तो जहाँ सरंग और गर्त गर्त आपस में काटते हैं ना तो वहाँ जो है वो चमकीली पट्टियाँ बनती हैं। ये डार्क कर सकते हैं हम, मैं थोड़ा सा लाइनें खींच रहा हूँ। ये है वो चमकीली पट्टियाँ, ऊपर की काली पट्टियाँ हैं। तो अभी ये ना ये सारी इसी क्रम में बनने वाली हैं। अभी हम देखते हैं, अब दूसरा देखो, अब कोई से भी चाहे तो यहाँ से नीचे से या कहीं ऊपर से एक सरंग और एक गर्त आपस में काटनी चाहिए। तो देखो इधर एक सरंग और एक गर्त आपस में ये है जैसे ये वाली रेखा जो गई है, तो हम इसे एक तो यहाँ से ले सकते हैं, कहाँ से ले लो, ये ले लो। देखो इधर ये हो गया आपस में, और जी ये काटते काटते कोई बात नहीं, ये पता है क्यों होता है, देखो इधर ये ना ये यहाँ पड़ना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारी ये दूरी नप हुई नहीं है ना, जब ये पूरी एक साथ नपी होती है ना तो बिल्कुल ठीक सामने सामने पड़ती है एक दूसरे सामने। क्योंकि देखो कोई सी हमारी इतना गैप है, किसी में थोड़ा गैप है, तो छोटा बड़ा जो गैप हो रहा है ना इस वजह से ये आमने सामने नहीं आ रही है, वरना ये आमने सामने आएंगे। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कोई सी भी 3-4 आपस में मिला के, जैसे ये होगा, ये दिख गई तुम्हें, और उसके बाद कोई सी ये दिख जाएगी, उसके बाद ये दिख जाएगी, आपस में इन्हें लेते हुए, अरे कोई सी से इसका मतलब नहीं। अब तो अब ये जो है यहाँ तुम्हारे पास अदीप्त फ्रिंजें बनेंगी। ठीक है जी। अब ये सिर्फ हमने दर्शाने के लिए एक एक दिखा दी हैं रेखाएं ऐसे करके, वरना एकांतर क्रम में पट्टियां बनती हैं तो वो ऐसे बनती हैं। तीसरे पर्दे पर एकांतर क्रम में काली और चमकीली पट्टियां बनती हैं जिन्हें फ्रिंज कहते हैं। अब वो एकांतर क्रम में मतलब होने हैं कि एक के बाद एक। मोटाई छोटी बड़ी हो रही है, तुम लोग अपने हिसाब से छोटी बड़ी कौन बात किया। अब बना लो जी इतना जिसके समझ में आ गया। याद रखना ये जो ना ये है अदीप्त, और ये जो है ये खाली जगह नहीं है। कभी कोई सोच लो कि खाली जगह चल रही है यहाँ, ये पट्टियां हैं और ये है दीप्त फ्रिंजें। और ये है पर्दा, ये है स्रोत। तो यंग ने ये अभी तो तुमने हिंदी लिखी है ना, हमने वही चित्र बनाया। सुनो इधर, यंग ने एक पर्दा लिया जिसमें एक छिद्र किया, उसके आगे एक पर्दा लगाया जिसमें 2 छिद्र S1 S2 थे, और ये इससे बराबर दूरी पर है। जब इनसे याद है, जब इस पर प्रकाश डाला जाता है तो तीसरे पर्दे पर एकांतर क्रम में काली तथा चमकीली पट्टियां बनती हैं जिन्हें फ्रिंज कहते हैं। काली पट्टियों को अदीप्त फ्रिंज कहते हैं और चमकीली पट्टियों को दीप्त फ्रिंज कहते हैं। अब ये खत्म नहीं हुई है, नीचे को इसमें लिखेंगे व्याख्या जिंक सल्फाइड का। अब हाँ, पर्दा जिंक सल्फाइड का होता है, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ तक देखो इधर ये सब पट्टियां बनती हैं। अब ये आगे की लैंग्वेज क्या थी कि जब इन कला संबद्ध तरंगों से एक सरंग तथा गर्त आपस में अध्यारोपित होते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं तो दीप्त फ्रिंजें बनती हैं, और जब एक सरंग और एक गर्त प्रतिच्छेद करता है या अध्यारोपित होता है तो अदीप्त फ्रिंजें बनती हैं। ठीक है ना। इस प्रकार यंग के द्विस्लिट प्रयोग से
प्रकाश के तरंग होने की पुष्टि होती है। बना लो, ठीक है जी। क्या करें, प्रकाश किसी भी बल्ब से, किसी भी टॉर्च से, किसी भी चीज़ से डाल सकते हैं। बल्ब का भी हो सकता है, सूर्य का भी हो सकता है। अब एक बात है, देखो उधर अच्छा चित्र तो है ये, एक और ऑप्शन सुन लो जरा, अच्छा चित्र तो है ये, ठीक है जी। लेकिन अगर एग्जाम में तुम्हें लगे कि लास्ट में लगभग 25-26 में नंबर पर आया है, टाइम ज़्यादा है नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम खा रहा है, तो इसके लिए देखो उधर इसका इलाज ये है कि तुम इससे ऐसे ना, ऐसे सिर्फ कोई सा कहीं भी करके और एक ऐसा करके और एक लाइन ऐसे खींच के और दिखा देना, एक जगह दीप्त बना के दिखा देना, एक जगह ऐसे दिखा देना। हाँ जी, उधर नहीं, इसमें तो सिर्फ इतने भी नहीं, 3 या 4 पट्टियां खींचते हैं बस, 3-4 पट्टी खींच के इधर को दिखा दो बस। देखो फुल एक्सपेरिमेंट मैंने दिखाया है, लेकिन फुल के बाद में अगर तुम इस तरीके से करना चाहो तो इस तरीके से भी हो जाएगा, तो तब की बात है जब तुम्हारे पास टाइम की कमी हो।